नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। दिखाएंगे आपको उत्तराखंड की खबरें, लेकिन उससे पहले यूपी की सियासत से जुड़ी एक बहुत अहम और बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर मिल रही है, यूपी सरकार के एक और मंत्री आज इस्तीफा दे सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी को लेकर ये जानकारी है। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने सरकार से मिली सुरक्षा छोड़ दी है। सरकारी आवास भी धर्म सिंह सैनी छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी माने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी हैं ये, और ऐसे में माना जा रहा है कि धर्म सिंह सैनी अब इस्तीफा दे सकते हैं। कल स्वामी प्रसाद दारा सिंह के साथ वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी मिल रही है। अखिलेश यादव से धर्म सिंह की मुलाकात भी हो चुकी है, और ऐसे में अब कयासों का बाजार गर्म है। अखिलेश ने योगी मंत्रिमंडल के सदस्यों को एक एक कर इस्तीफा देने को कहा है, ताकि सपा के पक्ष में माहौल बन सके। और अब आपको उनका 2 दिनों पुराना बयान भी सुनवा देते हैं, जब कहा गया था कि हम कहीं भी नहीं जा रहे और हम भाजपा में ही रहेंगे। पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, एक और विकेट भाजपा का गिर सकता है। आयुष मंत्री को लेकर इस वक्त जानकारी मिल रही है, सुरक्षा भी उन्होंने छोड़ दी है, भवन भी छोड़ दिया है। ऐसे में क्या अगला नंबर धर्म सिंह सैनी का? जैसे बीमारी का सिम्टम होता है, वैसे ही पद छोड़ने का भी सिम्टम होता है, और ये सिम्टम है पद छोड़ने का। उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी सिक्योरिटी छोड़ी, और अब पद छोड़ेंगे। और इस बात की जानकारी केबीसी गंगा ने 2 दिन पहले ही दर्शकों को दे दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में धर्म सिंह सैनी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये वीडियो उस दिन जारी कराया गया था, जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, पद से इस्तीफा दिया था। और उस दिन कयास लगाए जा रहे थे कि धर्म सिंह सैनी छोड़ेंगे, उनके बेहद करीबी हैं। उनके साथ ही बसपा छोड़कर भाजपा में आए थे धर्म सिंह सैनी, बेसिक शिक्षा के कैबिनेट मिनिस्टर के मंत्री थे मायावती के जमाने में, और यहाँ पर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। तब से वो नाराज चल रहे थे। हालांकि इनकी एक जांच भी चल रही है आय से अधिक संपत्ति और तमाम मामलों को लेकर, तो ऐसे में इनके ऊपर अंकुश भी था, इसलिए उन्होंने वीडियो भी जारी किया था। लेकिन सब कुछ मामला ठीक ठाक देखकर आज उन्होंने गाड़ी छोड़ी, आवास छोड़ा, और अब मंत्री पद से कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। और वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में है, बेहद करीबी माने जाते हैं। अपने राजनीतिक गुरु के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को देखते हैं, वो ये मानते हैं, धर्म सिंह सैनी कहते भी हैं, और प्रदेश की जनता भी जानती है, समर्थक भी जानते हैं कि धर्म सिंह सैनी के राजनीतिक गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य है। उसी दिन ये कयास लगाया जा रहा था कि धर्म सिंह सैनी पद छोड़ देंगे। लेकिन उस दिन वीडियो आया, कुछ कारण थे, और अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात 2 बार हो चुकी है, इसी महीने हो चुकी है। बीपी गंगा ने कहा है आपसे और दर्शकों से कहा है कि 4 मिनिस्टर ऐसे हैं जो अखिलेश यादव से इसी महीने मिल चुके थे। उनके साथ फोटो भी है अखिलेश यादव की, लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट तब करते हैं जब वो मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। और ये ट्वीट भी अखिलेश यादव का तभी आएगा जब धर्म सिंह सैनी इस्तीफा देंगे। और धर्म सिंह सैनी को मैं आपको बताऊं कि अब जो सिम्टम दिखाई दिया जा रहा है कि वो उसी तरफ अग्रसर है, उसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। और एक खबर और भी आपको बता दूं कि धर्म सिंह सैनी लगातार टच में है स्वामी प्रसाद मौर्य के, और अखिलेश यादव। ठीक है वीरेश जी रोकूंगी आपको, क्योंकि इस्तीफा का दौर हम लगातार देख रहे हैं, एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी मिल रही है, उसके बाद मैं आपसे अपडेट लूंगी। लखनऊ से बड़ी जानकारी यह है कि बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर मिलने के लिए शाक्य पहुंच भी चुके हैं, और बिधुना सीट से विधायक है विनय शाक्य, स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। और बीजेपी विधायक आज छोड़ सकते हैं पार्टी, जो करीबी माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, उनके बारे में अटकलें हैं। लेकिन इस बीच जानकारी, विनय शाक्य छोड़ चुके हैं पार्टी और इस्तीफा दे चुके हैं। मौर्य
के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद तमाम सारे जो बीजेपी के विधायक हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। संख्या तकरीबन अगर हम देखें तो 4 विधायक, 2 मंत्री अब तक छोड़ चुके हैं और विनय शाह के भी पहुंचे हैं, विधुना से विधायक हैं और इनके बारे में ये कहा जा रहा है पहले से। विनय जी, स्वास्थ्य आपका ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। तो आप जो भी फैसला ले रहे हैं अपने हिसाब से ले रहे हैं? हाँ ठीक है। किसी के दबाव में नहीं ले रहे। लेकिन एक वीडियो जारी हुआ था, उसमें कहा गया कि आपके भाई आपको अपहरण करके ले गए। कोई ऐसा नहीं है, आप भी बीजेपी छोड़ देंगे? उन्हीं के साथ हैं आप, स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ जाएंगे। कोई दबाव आप पे नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है? विनय शाह के कह रहे हैं स्वास्थ्य ठीक है उनके भाई। आप पर तो आरोप लगा था कि आप अपहरण करके ले आए, अपहरण करता खुला घूम रहा है। मेरे खिलाफ मेरी बेटी ने थोड़ा बरगलाने पे ये आरोप लगाया था, लेकिन ये निराधार थे। किसने बरगलाया था? किसने बरगलाया था? अब जो भी है, विपक्ष तो होता ही है जो राजनीति करता है। तो आज इस्तीफा दे दिया है? हाँ, इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे। देखिए, बिल्कुल विनय शाक्य विधुना से बीजेपी के विधायक हैं, वो भी पहुंचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये आवास है। सबसे पहले शिकोहाबाद से जो मुकेश वर्मा है वो पहुंचे थे यहाँ पर, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। अब आप देखिए, जो विधुना से विधायक हैं विनय शाक्य, इनको लेकर कंट्रोवर्सी भी थी, एक वीडियो भी आया था, उसमें तमाम बातें कही गई थी, लेकिन अब इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने उनके आवास पर जा रहे हैं। हमारे पास जो और जानकारी है उसके मुताबिक सरकार के एक और मंत्री हैं, उन्होंने अपनी जो सुरक्षा थी उसको छोड़ दिया है, जो आवास है उसको खाली कर दिया है, यानी सरकार की तरफ से मिली सारी सुविधाएं उन्होंने छोड़ दी है और कहा जा रहा है कि आज ही वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और वीरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, भाजपा के एक और विधायक विनय शाक्य ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार मंत्रियों और विधायकों का इस्तीफा चल रहा है। इसी कड़ी में इसे कितना अहम स्टंट माना जाए? देखिए, आपने कहा कि इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम है विनय और विनय के आगे क्या जुड़ा हुआ है? शाक्य जी, शाक्य जुड़ा हुआ है। और जिस मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ वो उनके आगे क्या जुड़ा है? धर्म सिंह के सैनी। तो सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य बिरादरी की राजनीति करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को सोर्सेज से मैं ये खबर आपको दे रहा हूँ कि कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी बिरादरी के बड़े नेता 3 दशक से उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बिरादरी के सबसे बड़े नेताओं में से एक स्वामी प्रसाद मौर्य को ऑपरेशन कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य को करने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दे दी है। यानी भारतीय जनता पार्टी के उन कद्दावर जो इस बिरादरी के कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी बिरादरी में, ये सारी बिरादरी एक ही होती है और इन बिरादरियों में ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने दिया हुआ है कि इस बिरादरी के जो कद्दावर नेता है भाजपा में उनको तोड़ लाइए। और वो ऑपरेशन स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए धीरे धीरे किया जाता है। याद करिए 2016-2017 को जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो अमित शाह ने यही जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दी थी। ब्रजेश पाठक जब आए थे तो उन्हें किया गया था कि बसपा के मजबूत कद्दावर ब्राह्मण नेताओं को तोड़ लो, तो उन्होंने तोड़ भी लिया था। और उसमें आपको याद होगा कि बिलसी सीट बदायूं से आर.के. शर्मा और तमाम ऐसे जो भाजपा के विधायक बने थे वो बसपा से आए थे और बसपा से ब्रजेश पाठक के कहने पे आए थे। उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पे ही धर्म सिंह सैनी वगैरह सारे इन बिरादरी के लोगों ने ज्वाइन किया था भारतीय जनता पार्टी। यानी कि वीरेश जी, ये पूरी पटकथा स्वामी प्रसाद मौर्य लिख रहे हैं, उन्हीं के कहने पर ये तमाम इस्तीफे हो रहे हैं। हालांकि 14 जनवरी को एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली थी, इसका दावा लगातार किया जा रहा है, तो देखना होगा कि कल किस तरीके की तस्वीर बनती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की करते हैं। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे, भाजपा का अहम बैठक, प्रहलाद जोशी के साथ हरक और सुबोध उनियाल की मीटिंग। 2022 चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। भाजपा की अहम मीटिंग इस वक्त चल रही है देहरादून में और आपको बताएं कि 2022 चुनाव को लेकर यह बैठक बहुत अहम, कई विधानसभा सीटों पर टिकटों को लेकर बातचीत हो रही है। हरक अपनी पुत्र वधू के लिए लैंसडाउन से लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं और कई बार वो जिक्र भी कर चुके हैं और ऐसे में टिकटों पर
मंथन जारी है। और देहरादून से आपको एक और बड़ी जानकारी दे, विधायक दिलीप रावत से जुड़ी ये अहम जानकारी मिल रही है। विधायक दिलीप रावत को कोटद्वार से चुनाव लड़ने को कहा गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीट बदलने को लेकर दिलीप रावत को संगठन की ओर से पेशकश कर दिया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या दिलीप रावत की सीट बदली जाती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी है। लेकिन माना जा रहा है कि सीट बदलने के लिए उन्हें आदेश दिया जा चुका है। सीट बदलने को लेकर दिलीप रावत को संगठन की तरफ से पेशकश हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं। विनोद, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा, भाजपा की अहम मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग को लेकर किस तरीके की तैयारी, क्या ताजा अपडेट? दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि सीट बदलने को लेकर दिलीप रावत को संगठन ने आदेश दिया है। जया, देखिए, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ जहां राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटों की मारामारी और आवंटन पर जद्दोजहद चल रही है, भाजपा हो या कांग्रेस, लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से आज एक गोपनीय वार्ता हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल की हुई है। ये दोनों कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड सरकार में, और जिस तरह से अभी हरक सिंह रावत अपनी पुत्र वधू के लिए लंबी जद्दोजहद कर रहे हैं, लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आज उनका साथ देने के लिए आज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी पहुंचे थे। हालांकि एक सूत्रों के अनुसार जानकारी ये भी मिल रही थी कि सुबोध उनियाल भी सीट बदलने की को लेकर आज उनसे मिलने गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि जरूर तो नहीं की है, लेकिन ऐसी चर्चा जरूर थी कि सुबोध उनियाल भी अपनी सीट नरेंद्र नगर बदलकर टिहरी करे या फिर ऋषिकेश करे, इस तरह की चर्चा जरूर थी। लेकिन इस एक तरफ जहां टिकटों के आवंटन को लेकर मारामारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में ये दिग्गज नेताओं की जो गोपनीय वार्ता हुई है, ये जरूर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो जानकारी मैं आपको बताऊं कि सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली कि हरक सिंह रावत अपनी पुत्र वधू के लिए लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और जो मौजूदा विधायक वहाँ के हैं दिलीप सिंह रावत, पार्टी संगठन की ओर से उनको कोटद्वार से चुनाव लड़ने के लिए पेशकश की गई है कि आप लैंसडाउन विधानसभा सीट से चुनाव ना लड़के अब कोटद्वार से लड़े। कोटद्वार से विधायक अभी हरक सिंह रावत हैं, लेकिन अब वो खुद तमाम बयानबाजी में कह चुके हैं कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हालांकि ये भी जरूर जानकारी मिल रही है कि अगर हरक सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इस बात की पुष्टि जरूर होती है कि 100% उनकी पुत्र वधू इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल, और राजनीतिक गलियारों में आज लगातार हरक सिंह रावत गोपनीय बैठक हुई, ये भी बयान देते रहे हैं, लगातार वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि उनका प्रभाव क्या है, कद क्या है। तो जब वक्त है टिकट आवंटन का, तो फिर वो अपने प्रभाव को भी मजबूती तौर पर दिखाने की कोशिश भी करेंगे, जैसा कि पुत्र वधू के लिए वो टिकट की मांग भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ दिलीप रावत को पेशकश कर दी गई है कि वो दूसरी सीट से चुनाव लड़े। हालांकि तस्वीरें क्या बनती है, इस पर नजर होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर देहरादून से कांग्रेस संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया है। कांग्रेस के संपर्क में है भाजपा के कई विधायक, ये बड़ा बयान दिया और विधायक दिलीप रावत का उन्होंने नाम भी लिया है। और अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दी कि दिलीप रावत को संगठन से सीट बदलने के लिए पेशकश की गई है। और ऐसे में मथुरा दत्त जोशी का बयान बहुत अहम हो जाता है जब वो ये कहते हैं कि विधायक दिलीप रावत उनके संपर्क में है। 28 जनवरी तक कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, सुनते हैं। दिलीप रावत ही नहीं, बहुत से रावत संपर्क में हैं, बहुत से लोग संपर्क में हैं। अब वो कब पार्टी में आएंगे, किस हिसाब से पार्टी में आएंगे, क्या उनका आने का तरीका होगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। और इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि भाजपा के अधिकांश विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और समय आने पर वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, अब ठीक है, अभी तो बहुत समय है क्योंकि 28 तारीख लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। नामांकन की अंतिम तिथि 28 तारीख है और 28 तारीख तक कुछ भी हो सकता है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने लगातार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का विरोध को लेकर एक सेफ गेम खेल दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय को सभी पदों से मुक्त कर दिया है, जबकि माना ये जा रहा था कि कभी भी किशोर उपाध्याय पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन किशोर उपाध्याय के एक्शन से पहले ही कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय के खिलाफ बड़ा फैसला ले लिया।
जिसके बाद अब उनके भाजपा में जाने के कयास भी तेज हो चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि पार्टी आगे भी उन पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उत्तराखंड के नेताओं के साथ अहम बैठक चल रही है। प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड को सौंपी जाएगी फाइनल लिस्ट। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे मीटिंग में मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी आज की बैठक में मौजूद रहे। तो एक बड़ी बैठक हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड को इसके बाद फाइनल लिस्ट भी सौंपी जाएगी। और चलिए अविनाश का सीधे रुख करेंगे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बैठक को लेकर क्या अपडेट है, क्या इस वक्त कुछ तस्वीर सामने आ रही है क्या? देखिए जया, अगर बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी लगातार तमाम सारे अपने उम्मीदवारों के नामों की स्क्रीनिंग कर रही है और यही कारण है कि आज दिल्ली में अभी 1 बजे से ये बैठक शुरू हुई है। अगर बात करें तो 15 मिनट पहले ही तमाम सारे पार्टी के पदाधिकारी 15 GRG रोड पहुंचे हैं, जो कि कांग्रेस का वार रूम है, वहां पे बैठक कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अविनाश पांडे, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और उनके अलावा 2 सदस्य अजय कुमार और एक अन्य सदस्य वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर प्रदेश से बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उनके साथ अगर बात करें तो प्रीतम सिंह, हरीश रावत, ये तमाम सारे नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में अगर बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। आज उम्मीदवारों के नाम की स्क्रूटनी की जाएगी और लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार के नाम फाइनल करने की कोशिश रहेगी। अगर आज पूरे उम्मीदवारों के नाम फाइनल करके फिर इसके बाद अगर बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति को ये नाम भेजे जाएंगे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में CEC की बैठक होगी, जिसके बाद अंतिम रूप से नामों पर मुहर लगाने की कोशिश होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आज ही 70 सीटों पर नाम की सहमति बना ली जाए, जिससे कि CEC जल्द करा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हैं जो अपने परिवारजन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट चाह रहे हैं, उस पर भी आज मंथन होगा कि उनके परिवार से या उनके रिश्तेदार से कौन से लोगों को वो टिकट चाहते हैं, क्या वो उम्मीदवार बनने योग्य हैं, उनकी जनता में स्वीकार्यता है या उनको टिकट देने से किसी तरीके कोई नुकसान तो नहीं होगा। इस बात को लेकर मंथन होगा। फिलहाल अगर बात करें तो बैठक शुरू हो गई है और आज कांग्रेस पार्टी अपने 70 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार को चुनने का काम करेगी, जिसपे फाइनल मुहर CEC की बैठक में सोनिया गांधी लगाएंगी। बिल्कुल, और अविनाश अभी इंतजार भी किया जाएगा क्योंकि मथुरा दत्त जोशी ने ये संकेत भी दिए हैं कि कुछ भाजपा के नेता उनके संपर्क में हैं और ऐसे में 28 तारीख तक का इंतजार भी करना होगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा संकेत दिया है कि भाजपा के कई विधायक आ सकते हैं कांग्रेस में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। इस बार के चुनाव में ऐसे कई नेता हैं जो पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे कई नेताओं को टिकट भी दिया है जो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। वहीं आपकी लिस्ट जारी होते ही राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि CM के फेस घोषित करने से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक वो अव्वल रही है। जो परंपरागत राजनीति करते हैं उन दलों से भिन्न है और उसको देखते हुए आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, एक तो पढ़े लिखे उम्मीदवार आपको मिलेंगे और वो कोई ना कोई प्रोफेशनल कभी न कभी रहे हैं और उनका अपना अनुभव है। ऐसा नहीं कि वो खाली कहीं से उठ के और यहाँ पर चुनाव लड़ने आ गए, और जो वास्तव में सरकार कैसे चलती है, सरकार को कैसे चलाना चाहिए, उन सब पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में इस्तीफा देने वाले पार्षद मान चुके हैं। सांसद निशंक की दखल के बाद विवाद का निपटारा करवा दिया गया है। दरअसल भाजपा के 14 पार्षदों के सामूहिक इस्तीफा देने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद से मान मनोबल का दौर देखने को मिला। सिर्फ हमारे काम के और उनके विकास के लिए आश्वासन इन दिया, आश्वस्त किया पूरा कि हमारे कार्य आप टेंशन किसी तरह की ना करें और हम सब मिलके भाजपा का साथ देंगे और सब कार्य कराएंगे। वहीं उत्तरकाशी में राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर दावेदारी हो रही है। भाजपा की तरफ से कई नेता टिकट की दावेदारी करते हुए दिखाई दिए। माननीय मोदी जी का डंका पीट रहा है। जिस प्रकार मोदी जी कार्य कर रहे हैं, विकास योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं और मोदी जी की सोच है युवा नेतृत्व, युवा सरकार। उस आधार पर गंगोत्री विधानसभा से मेरी प्रबल दावेदारी है। भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रबल दावेदार हूं, यहाँ पर मैं टिकट का दावेदार हूं और भारतीय जनता पार्टी से आज मैंने, क्योंकि पूरा क्षेत्र हमने भ्रमण कर चुका है गंगोत्री। उधर डीडीहाट कांग्रेस कमेटी ने पिथौरागढ़ में बैठक कर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को डीडीहाट विधानसभा से
चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को हाईकमान को भेजने के लिए मीटिंग की थी और कहा जा रहा है कि इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से इजाजत नहीं ली गई थी। निर्वाचन अधिकारी ने मामले पर अब संज्ञान लिया है। आरओ की तरफ से इसमें रिपोर्ट आ गई है और जो कंसर्निंग अथॉरिटी है, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी है, उनके लिए भी एक्शन रिकमेंड किया जा रहा है। सिमिलरली जो नोटिस जारी होने थे आरओ की तरफ से वो दे दिए गए कंसर्निंग पॉलिटिकल पार्टी। और अब खबर खटीमा से है, जहां खटीमा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खटीमा में कोरोना के 30 नए संक्रमित पाए गए और स्वास्थ्य विभाग ने सभी 30 कोरोना संक्रमितों को उनके घरों पर आइसोलेट कर दिया है। लेकिन स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी चुनौती है। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया। कोरोना के 30 नए केसेस पाए गए खटीमा में।